सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों पर की समीक्षा। सीएम ने अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। 73 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की मांग। शून्यकाल के दौरान सांसद महेंद्र भट्ट ने की मांग। सरकार से अधिसूचना के बाद भी नहीं हुए शामिल। देहरादून में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का संयुक्त अभ्यास। राष्ट्रीय स्तर पर सीएसएसआर प्रतियोगिता की तैयारी। संयुक्त अभ्यासों से आपसी समन्वय। आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की पहल। आपदा प्रबंधन समिति ने की बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा। और टिहरी में डीएम की अध्यक्षता में एनकोड की बैठक। प्रचार प्रसार और बंदी काउंसलिंग की भी जानकारी। मेडिकल स्टोर का नियमित निरीक्षण के दिए। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है अहम बैठक की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों की समीक्षा। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में होंगे अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बहुउद्देशीय भवन। सीएम धामी ने की सहमति। मुख्यमंत्री के अधिकारियों को निर्देश। भवनों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाएं आगे। प्रस्तावित भवनों में आवश्यक सुविधाएं हो विकसित। विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों का हो संचालन। बहुउद्देशीय भवन की डीपीआर शीघ्र करे तैयार। ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का करे प्रचार प्रसार। पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए चलाए विशेष अभियान। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच समन्वय करें स्थापित। नियमित समीक्षा के माध्यम से प्रगति की करें निगरानी। लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजनाओं में करे आवश्यक सुधार। प्रभावी रूप से आमजन तक पहुंचे योजनाओं का पूरा लाभ। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, कहना सीएम धामी का। ओबीसी वर्ग के उत्थान से जुड़ी योजनाओं को दी जा रही प्राथमिकता। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सांसद महेंद्र भट्ट ने चमोली जनपद स्थित ज्योतिर्मठ की 73 ज्योतियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने के जाने की महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बावजूद इन समुदायों को अब तक केंद्रीय ओबीसी सूची में स्थान नहीं मिल सका है, जिससे वे केंद्र सरकार की शैक्षणिक, रोजगार और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। ज्योतिर्मठ क्षेत्र की इन जातियों को शीघ्र केंद्रीय ओबीसी सूची में सम्मिलित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए, जिससे कि समानता, न्याय और समग्र विकास की दिशा में प्रभावी कदम आगे बढ़ सके। आइए अब आपको सुनाते हैं राज्यसभा में क्या कुछ कहा सांसद महेंद्र भट्ट ने। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं। मेरा विषय है उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के अंतर्गत जोशीमठ क्षेत्र के पैनखंडा क्षेत्र को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित जातियों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद स्थित जोशीमठ क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहाँ के पैनखंडा क्षेत्र की 73 जातियों को राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शासनादेश संख्या 1755/1 XVII-2/1617 में अधिसूचित किया गया है, किंतु उन्हें अभी तक भारत सरकार की केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं की गई है। महोदय, जोशीमठ के पैनखंडा समुदाय को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल हमारे प्रदेश के सामाजिक आर्थिक ढांचे से जुड़ा है, बल्कि यह हमारे संविधान की मूल भावना को भी समर्पित है, जो समता, न्याय और अवसर की समानता पर आधारित है। केंद्रीय सूची में सम्मिलित न होने के कारण संबंधित समुदाय को केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजनाओं, रोजगार के अवसरों तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड में पहले से ही कई समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया है और पैनखंडा समुदाय भी उसी समानता की उम्मीद रखता है। यह विषय सामाजिक न्याय के सिद्धांतों तथा संविधान के अनुच्छेद 15/4 एवं 16/4 की भावना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार द्वारा की गई अनुशंसाओं के बावजूद इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मान्यवर, यह मेरा विश्वास है कि जोशीमठ के पैनखंडा समुदाय को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने से न केवल इस समुदाय को लाभ मिलेगा, बल्कि यह समाज के समग्र विकास की दिशा में भी
एक सकारात्मक कदम होगा। महोदय, यहाँ की जनता ने इसके लिए आक्रोशित है और आंदोलित की बनी हुई है। अंततः मैं माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जोशीमठ क्षेत्र की संबंधित अन्य पिछड़ी वर्ग की जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में सम्मिलित करने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में सदन को अवगत कराएं। धन्यवाद। एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय जौलीग्रांट में आज एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के बीच एक महत्वपूर्ण संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास आने वाली राष्ट्रीय स्तर की सीएसएसआर प्रतियोगिता की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। यह अभ्यास फेमेक्स कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन इकाइयों के बीच आपसी तालमेल और दक्षता को बढ़ाना है। अभ्यास के दौरान मलबे में दबे लोगों को खोजने और सुरक्षित बाहर निकालने की आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। एनडीआरएफ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली सीएसएसआर प्रतियोगिता के लिए टीम के चयन और उनकी क्षमताओं को परखने के लिए यह एक कड़ा प्रशिक्षण सत्र था। इस तरह के संयुक्त अभ्यासों से न केवल दोनों बलों के बीच समन्वय बेहतर होता है, बल्कि आपदा के समय कम से कम समय में प्रभावी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी मदद मिल सकती है। सीएसएसआर तकनीक का उपयोग विशेष रूप से भूकंप या भवन गिरने जैसी स्थितियों में किया जाता है। इससे कंक्रीट को काटने, मलबे को स्थिर करने और आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर जीवन बचाने का प्रशिक्षण शामिल है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेरेशन एंड रेजिलिएंट प्रोजेक्ट को उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को वित्तीय और प्रशासनिक संस्तुति प्रदान की गई है। विश्व बैंक द्वारा सहायतित ये परियोजना राज्य को भविष्य की आपदाओं के प्रति अधिक सक्षम और सुरक्षित बनाने में केंद्रित है। मुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट के अंतर्गत तकनीकी बुनियादी ढांचे, अर्ली वार्निंग सिस्टम और सामुदायिक तैयारियों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों की समीक्षा की और उन्हें आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में आपदा प्रबंधन तंत्र को आधुनिक उपकरणों से लैस करने और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। परियोजना का मुख्य उद्देश्य विश्व बैंक के सहयोग से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक ऐसा रेजिलिएंट ढांचा तैयार करना है जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम कर सके। राज्य की विषम भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए यू प्रिपेयर परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। हमारा लक्ष्य आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के जरिए जन धन की हानि को रोकना है। सेफर इंटरनेट दिवस के अवसर पर जिला सूचना और विज्ञान केंद्र नैनीताल ने भीमताल में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया है। स्मार्ट टेक सेफ चॉइसेस एक्सप्लोरिंग द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई थीम के तहत आयोजित कार्यक्रम में एआई के सुरक्षित उपयोग और साइबर सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल अरविंद कुमार पांडे ने इंटरनेट के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रमुख साइबर खतरों और निवारण तकनीकों के बारे में उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने और नागरिकों के बीच एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग करने के बारे में बताया। वहीं अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी नैनीताल तिलोत्मा यादव ने बताया कि विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के लिए इंटरनेट और एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के प्रति संवेदनशील बनाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस स्मार्ट तकनीक, सुरक्षित विकल्प, एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग थीम के तहत मनाया जा रहा है। लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा सख्त खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा सख्त दिखाई दिए। दुर्घटना स्थलों का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। एसएसपी के अधिकारियों को कड़े निर्देश, कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल हो तैनात, भारी वाहनों का रूट डायवर्जन करें लागू, संवेदनशील मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम से निरंतर करें मॉनिटरिंग, दुर्घटना संभावित स्थलों का नियमित निरीक्षण कर सुरक्षा खामियों को करें दूर। छोटी और ज्यादा घनी आबादी वाले रास्ते पर नहीं चलेंगे भारी वाहन, स्टाफ कहना है एसएसपी मणिकांत मिश्रा का। इलाकों में लगाए लोहे के बैरियर, स्कूल समय के दौरान विशेष पुलिस बल करे तैनात। कई जगहों पर जो पिछले कई दिनों से इस पूरे उधमसिंह नगर जनपद में वाहनों के कारण एक्सीडेंट हुए हैं या मोटरसाइकिल के कारण एक्सीडेंट हुए हैं, उन जगहों को
बारी बारी से देखा जा रहा है और उसमें क्या और सावधानी बरती जाए जिसके कारण से ऐसी दुर्घटनाएं न हों, उसकी कार्रवाई चल रही है। आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भी एक मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग जो पुलिस, परिवहन से, पीडब्ल्यूडी से, नगर निगम से, ये सभी विभाग संबंधित थे, वो सब जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है और उसमें जो दिशा निर्देश मिले हैं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। एक जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे कि जिन छोटे रास्तों से भारी वाहन गुजरते थे जो कि अनुमति नहीं है वहां से गुजरने की, उन जगहों पर हमने ये साइड बैरियर लगा दिए हैं और इसी प्रकार के और कार्य जो कि आज हम लोगों ने निर्धारित किए हैं धीरे धीरे इन क्षेत्रों में कर देंगे जहां की दुर्घटना की संभावना ज्यादा है। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सेफर इंटरनेट दिवस के अवसर पर क्रीड़ा विभाग के सभागार नई टिहरी में सुरक्षित इंटरनेट के उपयोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की सार्थक उपयोगिता विषय पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य कार्यालय कार्मिकों और आम जनमानस को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक करना और सामान्य साइबर अपराधियों के प्रति संवेदनशील बनाना है। इस मौके पर जिला सूचना विभाग विज्ञान अधिकारी कुसुम ने एआई के तहत डीप फेक वीडियो, वॉइस क्लोनिंग, चैटबॉट्स आदि के साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग अटैक, डेटा चोरी, सोशल मीडिया से जुड़े जोखिमों और उनसे बचाव के उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही एआई के सकारात्मक उपयोग और दुरुपयोग के होने वाले संभावित खतरों और उनमें से सतर्क रहने की जानकारी दी गई। पुलिस विभाग से धनराज बिष्ट ने साइबर सुरक्षा की जानकारी देते हुए अंडर 18 छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया साइट पर अकाउंट न बनाने की सलाह दी। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने डॉक्यूमेंट शेयर न करने की, किसी अनजान से बात न करने की, किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करने और किसी को ओटीपी शेयर न करने को कहा गया। बॉडी अफेयर्स ऐसा होता है, इसमें मुख्य रूप से जो हमने देखा है, टिहरी के कोटी कॉलोनी में डीएम टिहरी नीतिका खंडेलवाल ने स्थानीय निरीक्षण किया। इसके बाद डीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ महोत्सव की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने महोत्सव के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मास्टर शेफ टिहरी, फोटोग्राफी, रैप, पेंटिंग, पहाड़ी परिधान पर फैशन शो, राफ्टिंग और काइट शो आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स, माउंटेन बाइकिंग और फूड फेस्टिवल जैसे आकर्षक आयोजन भी महोत्सव का हिस्सा होंगे। प्रतियोगिताओं में प्रथम 3 विजेताओं को क्रमशः 1,50,000 और 25,000 रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। महोत्सव के दौरान सेव गंगा थीम पर आधारित कार्यक्रमों के साथ साथ पुरानी टिहरी, अन्य विषयों पर सांस्कृतिक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तीर्थनगरी ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में आज स्पर्श गंगा अभियान के तहत स्वच्छता संकल्प, कला प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की पुत्री डॉक्टर आरुषि निशंक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर टीम के सदस्यों ने डॉक्टर आरुषि निशंक का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई की और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आयोजन के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूहों का मन मोह लिया। विशेष रूप से गढ़वाली गीतों पर आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को संजोने और बचाने का आह्वान किया गया। साथ ही कला प्रतियोगिता के जरिए बच्चों ने पर्यावरण के प्रति अपनी कल्पनाओं को रंगों के माध्यम से उकेरा। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर हौसला अफजाई की गई। तो स्पर्श गंगा के माध्यम से किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं और बच्चों में एक जागरूकता के साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास उनको हो कि इस पर्यावरण को साफ रखना। इस पृथ्वी की एक ही प्लैनेट है, हम ये तो नहीं बोल सकते कि आज जब हम वीजा लेकर प्लैनेट बी पे जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज भंडारी सर है, प्रिंसिपल सर है, रोटरी क्लब ने भी इसमें काफी अच्छा सहयोग दिया है, जॉनी पूरी टीम, सभी लोगों ने जो है यहाँ पर आकर। डीएम टिहरी नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में एनकोड की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जेल प्रशासन द्वारा मानस पोस्टर के प्रचार प्रसार और बंदियों की काउंसलिंग किए जाने की जानकारी दी गई। बाल कल्याण समिति ने 8 विद्यालयों में लगाए गए जागरूकता कैंपों की जानकारी दी। वन विभाग ने बताया कि नियमित निरीक्षण कर पोस्ट, अफीम और भांग की अवैध खेती को नष्ट किया जा रहा है। डीएम ने निर्देश दिए कि स्कूलों के आसपास किसी भी प्रकार की भांग की खेती को तत्काल नष्ट किया जाए। साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू की दुकानें न हो। उन्होंने मानस हेल्पलाइन के व्यापक प्रचार प्रसार
और ड्रग इंस्पेक्टर को पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर रोस्टर बनाकर मेडिकल स्टोरों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। देहरादून स्थित स्कूल परिसर के बाहर एक छात्रा के अपहरण के प्रयास की खबरों का देहरादून पुलिस ने खंडन किया। खबरों में दावा किया गया था कि देहरादून स्थित एक स्कूल परिसर के बाहर बुर्काधारी महिला ने एक छात्रा के अपहरण का प्रयास किया, जिसका खुलासा करते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि उक्त खबर का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटनास्थल और स्कूल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाला गया। जांच में किसी भी संदिग्ध बुर्काधारी महिला की उपस्थिति या ऐसी किसी गतिविधि की पुष्टि नहीं हुई। साथ ही स्कूल प्रबंधन, छात्र छात्राओं और अभिभावकों से इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई है। किसी भी स्तर पर ऐसी किसी घटना का होना नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल परिसर और उसके आसपास का इलाका सुरक्षित है। छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी और स्कूल परिसर के अंदर और बाहर स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रसारित की जा रही खबरों में रत्ती भर सच्चाई नहीं, ये पूरी तरह भ्रामक और निराधार है। आम जनमानस से अपील है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना पुष्टि के ऐसी खबरें साझा न करें। कुछ समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित की गई कि देहरादून के एक स्कूल के बाहर एक बुर्काधारी महिला के द्वारा एक छात्रा का अपहरण का प्रयास किया गया। इस संबंध में जानकारी की गई, स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ की गई और साथ ही साथ छात्राओं और उनके अभिभावकों से भी पूछताछ की गई। स्कूल के बाहर सीसीटीवी कैमरों का भी अवलोकन किया गया और साथ ही साथ जो वहां सुरक्षाकर्मी हैं उनसे भी जानकारी की गई। तो इस प्रकार की किसी भी घटना का होना प्रकाश में नहीं आया है। वहां ना ही स्कूल के पास कोई वैन थी, ना ही कोई बुर्काधारी महिला थी। वहां पे स्कूल में पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, सीसीटीवी लगाए गए हैं। यह बिल्कुल भ्रामक और झूठी खबर है। इस प्रकार की कोई घटना का संज्ञान में होना नहीं आया, न ही इस प्रकार की कोई शिकायत किसी अभिभावक के द्वारा या ही स्कूल प्रबंधन के द्वारा थाना या चौकी पर नहीं दी। उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद स्थित कपकोट की सुरमय वादियों में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। उत्साह और साहसिक खेलों के जज्बे के साथ संपन्न हुई इस प्रतियोगिता ने कपकोट को देश के पैराग्लाइडिंग मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर दिया है। प्रतियोगिता के दौरान देश भर से आए पायलटों ने कपकोट की पहाड़ियों से उड़ान भरते हुए अपनी एक्यूरेसी का लोहा मनवाया। हवा के रुख को भांपते हुए तय लैंडिंग पॉइंट पर उतरने के रोमांच को देखने के लिए स्थानीय जनता की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 78 पायलटों ने आसमान में कलाबाजियां दिखाते हुए अपने तकनीकी कौशल और साहस का परिचय दिया। जिला प्रशासन और आयोजकों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से बागेश्वर में एडवेंचर टूरिज्म और स्थानीय स्वरोजगार को नई ऊंचाइयां मिलेगी। कपकोट की भौगोलिक स्थितियां पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व स्तरीय है। इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सफल आयोजन से भविष्य में यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के द्वार खुलेंगे। 5 दिनों तक चले इस रोमांचक सफर के समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। आसमान में रंग बिरंगे पैराग्लाइडर और नजारा दर्शकों के लिए किसी उत्साह से कम नहीं था। और जो हमारा नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप है वो आज समापन समारोह है, जिसमें हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि हैं और जो जिला प्रशासन है, पर्यटन विभाग है, सभी का सहयोग रहा और व्यवस्थाएं भी की गई और पूरी सेफ तरीके से। और हमारे जो भी पायलट पूरे देश से आए थे, देश के हर एक कोने से आए थे, सभी की उनका भी अनुभव बहुत अच्छा रहा। उनके द्वारा हम लोग फीडबैक भी ले रहे हैं और इसको बेहतर बनाने के लिए और भी प्रयास किया जाएगा। देहरादून नगर निगम के अंतर्गत धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के कारगी डंपिंग जोन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेले के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने डंपिंग जोन के बाहर धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डंपिंग जोन रिहायशी इलाके में होने से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि कूड़ा उसी दिन प्रोसेस करने का वादा किया गया था, लेकिन रोजाना कूड़ा जमा हो रहा है और कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया है। 4 महीने पहले मेयर सौरभ थपलियाल और जिलाधिकारी समीर बंसल से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक धरना देकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया और स्वच्छ देहरादून के दावों को खोखला बताया। देखिए,
जो धर्मपुर विधानसभा में कारगी जो एरिया है, कारगी डंपिंग जोन वहाँ पे बनाया गया है, जिसमें ये बोला गया था कि यहाँ पे कूड़ा डंप होगा, प्रोसेस होगा, वो सेम डे हटेगा। लेकिन वहाँ पे डंपिंग जोन बना दिया। वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाका है, वहाँ के लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। हम 4 महीने पहले जो हमारे मेयर हैं सौरभ थपलियाल जी से मिले, जो हमारे डीएम है सविन बंसल जी से मिले। हमने उनसे तब भी रिक्वेस्ट किया कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, वहाँ पर रिहायशी इलाका है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बस के साथ खिलवाड़। तो वहीं मेलाधिकारी कुंभ मेला सोनिका पहुंची है बहादुराबाद। खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर महिला अधिकारी कुंभ मेला सोनिका पहुंची बहादुराबाद। कुंभ मेला 2027 को लेकर की जा रही तैयारियों का लिया जायजा। पथरी रौ नदी पर निर्माणाधीन पुल का किया स्थलीय निरीक्षण। 1659.42 लाख की लागत से निर्मित होगा 2 लेन कंपोजिट स्टील पुल। कार्यवाही संस्था और सिंचाई विभाग को दिए सख्त निर्देश। कार्यों में उच्च गुणवत्ता और समय का रखें विशेष ध्यान। 31 अक्टूबर तक कार्य हो पूरे। निर्माण कार्यों की करें निगरानी। कार्यों की गुणवत्ता की नियमानुसार समय समय पर करें जांच। निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बर्दाश्त। सोनप्रयाग क्षेत्र के रामपुर न्यालसू के पास जंगल में घास काटने गई 40 वर्षीय महिला की पहाड़ी से फिसलने के कारण गहरी खाई में गिरकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को बरामद किया। एसडीआरएफ के अनुसार रामपुर न्यालसू निवासी गीता देवी पत्नी गजपाल सिंह जंगल में घास काटने गए थे। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह अनियंत्रित होकर सीधी खड़ी पहाड़ी से नीचे गिर गई। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक संतोष परिहार के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने रेस्क्यू उपकरणों की मदद से पहाड़ी से शव को लगभग 3 किलोमीटर पैदल नीचे मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। शव को जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।